अगर आपका 7वां, 8वां या 9वां महीना चल रहा है, यानी कि आप फाइनल और थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस टाइम में आपके साथ और आपके बच्चे के साथ जो चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस, प्रिवेंशंस और ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इस पीरियड में व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग विद योर बेबी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली सेकंड ट्राइमेस्टर वाली वीडियो में बताया था कि सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड पे बच्चे का वेट जो है वो ऑलमोस्ट 1 kg के बराबर हो चुका होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर वो पीरियड है जिसमें आपके बच्चे का साइज ग्रो कर रहा होता है और आपका अपना वेट जो है वो बहुत प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड में जाते जाते आपका जो बेबी का वेट है वो 2.5 kg से 3.5 kg तक चला जाता है। हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 28 वीक से और ये एंड अप होता है 40 वीक्स पे। अब कई दफ़ा बहुत से पेशेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि हम 9वां महीना जो है वो कब शुरू होता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब आपका 35 वीक कंप्लीट हो जाता है, यानी 35 वीक्स प्लस 1 डे पे आपका 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम के बाद जो भी डिलीवरी होती है वो सेफ होती है। हाँ, ये ज़रूर है, द बेस्ट टाइम ऑफ डिलीवरी इज़ आफ्टर 38 वीक्स। इससे पहले अगर कोई डिलीवरी होती है तो उस बच्चे को थोड़े से हेल्थ चैलेंजेस जो है वो ज़रूर फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन 38 वीक्स के बाद जो है जो डिलीवरी होती है वो एक हेल्दी टाइम है बेबी के लिए, और उसके बाद उसके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम होते हैं। अब ये वो पीरियड है जिसमें मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहती हूँ कि मेक अ बॉन्ड विद योर बेबी। और वो क्यों? क्योंकि बच्चा इस वक्त हाई अलर्ट होता है। स्पेशली वो बहुत अटेंटिव होता है किस वक्त? जब वो अपनी माँ की आवाज़ सुनता है। सो व्हेन यू विल टॉक टू योर बेबी तो वो आपकी आवाज़ सुनेगा। आपने यहाँ तक देखा होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या बहुत हैप्पी हैं, तो आपके बेबी की मूवमेंट का एक पैटर्न है जो चेंज हो जाता है। कई दफ़ा वो बहुत एराटिकली मूव करने लग जाता है, कई दफ़ा उसकी मूवमेंट बिल्कुल हल्की हो जाती है, या कई दफ़ा बिल्कुल बंद हो जाती है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इतना ज़्यादा माँ और बच्चे का बॉन्ड है और इतनी ही ज़्यादा माँ की इमोशनल स्टेट जो है वो उसके बच्चे पे इफ़ेक्ट करती है। बच्चे की टोन, मसल टोन इस वक़्त तक कंप्लीट हो चुकी होती है, बच्चे की बोन्स जो है वो ऑसिफाई होना शुरू हो जाती हैं, वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए स्पेशली मैं अपने पेशेंट से हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में अपना कैल्शियम और विटामिन डी जो सप्लीमेंट्स हैं, उनको आपने मिस नहीं करना, अवॉइड नहीं करना, बल्कि बहुत रेगुलरली यूज़ करना है। अब आते हैं कुछ ऐसे चैलेंजेस, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के पे जो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहले तो आती हैं एक्स एंड पेन्स। और उन एक्स एंड पेन्स में क्या होता है? लोअर बैक एक होती है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, आपकी टांगों में दर्द होता है। और ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो वेट गेन कर रही है। आपका जो यूट्रस का साइज़ है वो ग्रो कर रहा है, जिससे वो आपकी रीढ़ की हड्डी पे भी वज़न डलता है, जिससे बैकएक होती है। आपकी नर्व्स और वेसल्स जो है वो उन पे प्रेशर आता है, उनमें स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से आपको लोअर एब्डोमिनल पेन होती है। और यूट्रस ही के वेट और बेबी के वेट की वजह से जब आपकी लेग्स पे प्रेशर होता है तो आपकी लेग्स में पेन होता है। अब इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप लेटती हैं, जब आप रेस्ट करती हैं, तो आप अपने पाँव के नीचे 2 तकिए ज़रूर रखें। उससे ये होगा कि एक तो आपकी नर्व्स रिलैक्स होंगी, आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, खून का बहाव जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, जो कि आपकी बॉडी को काफ़ी सूदिंग जो है वो इफ़ेक्ट देगा। सेकेंडली, इस ट्राइमेस्टर में वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। ये मैं अपनी बारहा वीडियोस में बता चुकी हूँ कि डिस्चार्ज अगर तो स्मेली नहीं है, अगर उससे खारिश नहीं होती है, अगर उसमें ब्लड नहीं है, देन दैट मीन्स इट इज़ योर नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसके लिए ना तो आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और ना ही आपको पैनिक होने की ज़रूरत है। ये दिस इज़ जस्ट लाइक अ थिक फ्लूइड जो कि म्यूकस होता है, इसमें जो है वो चिपकन होती है। ये इससे हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं इन्फेक्शन और बेबी वाटर के थ्रू। और आपने देखा होगा कि मोस्टली वो वाली ख़वातीन जो ओबीज़ भी हैं, जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा है, उनको वेरिकोज़ वेन्स का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है।
वेरिकोज वेन्स मोस्टली लेग्स में यानी लोअर लिम्स में होती हैं, जिसमें हम उनको फूली हुई नसें आम जबान में कहते हैं, जो कि आपको ब्लूइश कलर में नज़र आती हैं, जो कि ज़्यादातर घुटने के लेवल पे और या फिर टखनों के यानी एंकल लेवल पे होती हैं। ये भी जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ यूट्रस होता है। कई पेशेंट्स को पाइल्स यानी कि बवासीर का प्रॉब्लम भी हो जाता है। ये सब कुछ भी यूट्राइन प्रेशर की वजह से होता है। एंड एज सून एज यू डिलीवर तो फिर आपके ये प्रॉब्लम्स जो है वो रिवर्ट होने लग जाते हैं। ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करने लगता है और कुछ पेशेंट्स को ब्रेस्ट मिल्क भी आना शुरू हो जाता है आफ्टर 7th मंथ। तो ये भी एक नॉर्मल फिनोमेना है। हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी को ब्रेस्ट फीड के लिए प्रिपेयर करता है। उसमें अगर आपको 20% ऑफ जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एंड इफ़ यू आर हैविंग मिल्की डिस्चार्ज देन दिस इज़ नॉर्मल। इसके लिए आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हिफाजती टीके, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किया जाता है। हिफाजती टीके आपको 7वें और 8वें महीने में लगते हैं। 7th मंथ की जिस डेट पे आपको लग रहा है, नेक्स्ट मंथ की उसी डेट पे आपको अगला जो इंजेक्शन है वो लगेगा। मेरी अपने पेशेंट से इस ट्राइमेस्टर में स्पेशली एक रिक्वेस्ट होती है कि अपने विजिट्स को रेगुलर रखें, बिकॉज ये वो पीरियड है जिसमें आपको बहुत से मेडिकल डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं अगर पिछले 6 माह में नहीं हुए, जिसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जिगर की सोजश जिसको हम ऑब्स्ट्रैक्टिक कोलेस्टेसिस कहते हैं। अगर वो डेवलप हो जाए और वो पिक ना हो तो आपकी एक इजी गोइंग प्रेगनेंसी, एक हेल्दी प्रेगनेंसी एक डिजास्टर में खुदा न खास्ता एंड अप हो सकती है। लेकिन अगर ये टाइमली पिकअप हो जाए तो इसकी अगर और मैनेज हो जाए देन देयर इज नो डिजास्टर। आपकी मैनेजमेंट अगर होती है यू कैन ऑल्सो हैव अ नॉर्मल डिलीवरी अलॉन्ग विद दीज कॉम्प्लिकेशंस। ये वो टाइम है जिस पे आप अपनी डॉक्टर के साथ अपना मोड ऑफ डिलीवरी डिस्कस करते हैं। अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हमेशा अपने पेशेंट्स के साथ 8th 9th मंथ में बहुत ओपनली इस चीज़ को डिस्कस कर लेती हैं कि आप नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन है या कुछ है या सी सेक्शन के चांसेस हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस पीरियड में पेशेंट को हम अलर्ट ज़रूर कर देते हैं। एपिड्यूरल एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इट्स अ मिरेकुलस इन्वेंशन। अगर आप एपिड्यूरल लेना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। उसको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लीजिए। मैं एक और पेशेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस ट्राइमेस्टर में स्पेशली अगर आप 8th 9th मंथ में चल रहे हैं तो जाके एक दफ़ा अपनी प्लेस ऑफ डिलीवरी को ज़रूर विजिट कर लें, ताकि उसमें ये है कि आपका थोड़ा सा जो फियर ऑफ एंजाइटी है आपका वो काफ़ी हद तक जो है वो केटर हो जाएगा। 37 वीक्स में हम एक डॉपलर स्कैन कराते हैं जिसमें हमें बच्चे की ग्रोथ पता चलती है, बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई पता चलती है और ये भी एक मार्कर होता है जो हमें ये बताता है कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल की तरफ जा रही है या हमें कोई प्रॉब्लम फेस जो है वो करना पड़ रहा है। अगर तो आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स जो कि मैंने पहले बताए हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर या ऑब्स्ट्रैक्टिक कोलेस्टेसिस या किसी और किस्म की एडेड ऑन कोई प्रॉब्लम है, तो 38 वीक्स वो टाइम है जिस पे आपकी इंडक्शन कर दी जा सकती है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी को हम मज़ीद प्रोलॉन्ग ना करें और बेबी को कोई प्रॉब्लम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जो है वो ना हो। इस टाइम तक आपका डोनर जो है, जो आपका ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक डोनर है, आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और इस मंथ में अगर आपने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है प्लीज़ उसको ज़रूर उतार दें। अपने ढीले-ढाले कपड़े पहने, अपने जो शूज़ हैं उसको फ्लैट की बजाय थोड़े से प्लेटफॉर्म जो है वो शूज़ पहने, ताकि आपके लिए ये आपकी थकावट भी जो है वो भी कई दफ़ा शूज़ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जिससे आपको थकान ज़्यादा होती है। आई होप अगर आप इन सब टिप्स पे अमल करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ईज़ी गुजरेगी। थैंक यू।